हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और जो डीलों की बातें हो रही हैं उनके लिए DGISPR ने कुछ दिन कबल एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरे नहीं हैं। हकीकत तो यह है कि जितनी भी तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार की हों या वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हों, सभी ने अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो हिज़्ब इक़्तिदार से हटकर जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टीज़ हैं वो बता रही होती है कि जी हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत कल जा रही है, हम इनके खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं, हम तहरीक एतमाद लेकर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अगले एक दिन में या एक महीने में ये हुकूमत घर चली जाएगी। दूसरी तरह इक़्तिदार की पार्टीज बता रही होती है जी हम कहीं नहीं जा रहे, आप डीलों की कोशिशें कर रहे हैं और आपको डील भी नहीं मिल रही और अब डील भी नहीं मिलेगी, और बल्कि डीलों की कोशिश करने के लिए आप मुल्क से फरार होने की बातें कर रहे हैं। इन बातों में अवाम कहाँ है, अवाम मिसिंग है। ज़रा इस पर ज़रा खुल के आज गुफ्तगू करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है, आपका तारुफ उनसे करा देती हूँ, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN। अस्सलाम वालेकुम अता तारर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और ई-कॉमर्स, ऑफ कोर्स PTI। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अता तारर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि तमाम सियासी जमातों ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि वो खुद PTI हो यानी हुकूमती जमात हो, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है। कुछ हासिल हुसूल इसका होना है या यूं ही 5 साल कट जाने हैं और हुकूमतें भी पूरी हो जाएंगी, 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बहुत शुक्रिया नाज़िर साहिबा। देखिए, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि अवामी इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए कि आम पाकिस्तानी आज किस कर्ब से गुजर रहा है, किस अजाब से गुजर रहा है, वो पेट्रोल के अखराजात कैसे बर्दाश्त करता है, वो बिजली और गैस के बिल कैसे देता है, वो अपने बच्चों की फीसें कैसे देता है, खुदा ना खास्ता बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाएं तो वो दवाई दारू कहाँ से करता है, और इस महंगाई के दौर में वो अपना बजट किस तरह मैनेज करता है। ये एक सोचने वाली बात है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान कहां से कहां आ गया। यानी वुज़रा की और जो मुशीरान हैं इनके लिविंग स्टैंडर्ड में तो जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, और ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, मगर एक आम पाकिस्तानी जो है वो गरीब से गरीब तर हुआ है। उसकी कुव्वत खरीद भी कम हुई है, उसकी आमदन में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पिछले 3 साल में जो महंगाई है वो 4% से 12% से पहुंच गई है। और अभी पिछले हफ्ते का जो पाकिस्तान का इदारा शुमारियात है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसने जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी जो बेसिक अशियाए खुर्दोनोश की एक फहरिस्त है, उसकी जो अफराते जर है उसको 20% पे क्लॉक किया है, 20% पे पिछले साल के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बाकी तमाम इश्यूज पीछे रह गए हैं और ये इशू सबसे बड़ा इशू है। और देखिए, हमने बतौर अपोजिशन हम पिछले 3.5 साल से मुकदमात भी भुगत रहे हैं, हमारी सारी लीडरशिप जेल में भी रही है, उसके बावजूद हमने अवामी इश्यूज पे, वो चाहे मिनी बजट को रोकने के हवाले से भरपूर जद्दोजहद हो, वो उससे पहले जब भी नहीं की ना अता तारर साहब, जद्दोजहद नहीं की। आपके लोग असेंबलीज में ही नहीं होते, आपके लोगों की गिनती पूरी नहीं होती, आपके नंबर्स पूरे नहीं होते, और फिर हमें बाद में कहा जाता है कि जी नंबर पूरे भी होते तो हम क्या कर लेते, हमारे पास तो अक्सरियत ही नहीं है। लॉन्ग मार्च आपने कहा महंगाई मार्च उसका नाम रखा, वो मार्च में ले गए हैं। देखिए, मैं इसको इसलिए डिस्प्यूट करूंगा कि जब मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो हमारा एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं था, हमारी हाजिरी 100 आउट ऑफ 100 थी। अभी जो पिछला इजलास था जिसमें मिनी बजट पास किया गया, आप नंबर्स निकाल के देख लें, हुकूमत के ज्यादा लोग गैर हाजिर थे। हमारा इक्का दुक्का अगर किसी को कोरोना हुआ या किसी को किस तरह की सेहत की मजबूरी थी, मैं खुद क्योंकि पूरे इजलास में मौजूद था मंडे टू फ्राइडे, अच्छा, हमारी हाजिरी बिल्कुल ठीक थी। अब हुआ क्या, एक शख्स है जिसका नाम है कासिम सूरी, वो डिप्टी स्पीकर है बदकिस्मती से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका हुआ है। ना अहल शख्स अभी भी कुर्सी पे बैठा है क्योंकि उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 1.5 साल पहले एक स्टे ऑर्डर लिया था। आप इस मुल्क का निजाम अदल देखें कि एक शख्स जिसको अदलिया नाअहल करार दे चुकी है,
वो 1.5 साल से स्टे ऑर्डर में बैठा है। हमने जब वोट चैलेंज का कहा, तमाम रूल्स को बुलडोज करके, तमाम प्रोसीजर्स को साइड पे हटा के दोबारा काउंटिंग नहीं की गई, क्योंकि जो आखिरी वोट हो रहे थे हमारे नंबर ज्यादा थे। आपकी बात यकीनन ठीक होगी, लेकिन शेख रशीद साहब आज कह रहे थे कि पहले तो आपके 10 कम थे और अगर अब आपके तहरीक अदम एतमाद लाने का आप सोचते भी हैं तो आपके 25 कम होंगे। ये वो जो कॉन्फिडेंस है शेख रशीद साहब का, उसके पीछे क्या है? शैला रज़ा साहिबा, आपसे जरा मैं बात करती हूँ। वैसे भी बड़ी डीलों के इंकशाफात डील्स के कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, दीगर शख्सियात भी कर रही हैं, शहबाज गिल साहब भी उसमें कुछ पीछे नहीं थे। उनका भी एक, बल्कि अगर वो क्लिप शहबाज गिल साहब का सुना सके, बल्कि थोड़ी देर बात करते हैं, जरा शैला रज़ा साहिबा से बात कर लें। शैला रज़ा साहिबा, ये जो डील की बातें हो रही ना, तो वफाकी हुकूमत PMLN पे इल्जाम लगा रही है, PMLN कुछ बातें वफाकी हुकूमत के लिए करी है, ऐसे में पीपल्स पार्टी खामोश है। अब पीपल्स पार्टी की या तो डील हो चुकी है या वो रेस से बाहर है, कहाँ है पीपल्स पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि फवाद चौधरी हो या शहबाज गिल, ये इस तरह की फुलझड़ियां इसलिए छोड़ रहे हैं कि 150 अशिया जो इनकी मिनी बजट से इनके जो जिसको ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कह रहे हैं उसकी वजह से महंगी हुई, इनको तो शर्म से मुंह दबा के कहीं घुस जाना चाहिए। रात को इन्होंने जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 148 रुपए कर दिया। इनको तो टीवी पे नजर नहीं आना चाहिए। ये चाहते हैं कि ये सारी बातें टीवी पे डिस्कस ना हो, इसलिए ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। अगर PML के अंदर कोई चीज है तो ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है। आपके यहां से तो अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हम आवाम में किस तरह जाएं, इतनी महंगाई है। आपके यहाँ तो परवेज खटक की बातें आ रही हैं, आपके यहाँ तो इससे बुरी बुरी बातें आ चुकी हैं, आपके यहाँ तो आपके लोग आपको मार रहे हैं जब आप जा रहे हैं। आप ये बातें कर रहे हैं सिवाय इसके कि टीवी पे आकर बदजबानी करना कि जरदारी यूं और बिलावल यूं। ये शैला रज़ा साहिबा, उन्होंने ये सारी जो बातें की थी ना, ये PMLN के लिए की थी। मैं PMLN के लिए PMLN की एडवोकेसी कर रही हैं? मैं उनकी बिल्कुल एडवोकेसी नहीं कर रही हूं। मैं ये बता रही हूं कि हुकूमत ये बातें इसलिए कर रही है कि हुकूमत नहीं चाहती कि जो टैक्सेस, जो पेट्रोलियम की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह काला हुआ है, वो डिस्कस ना हो, और वो इसमें कामयाब है। आप इस पे प्रोग्राम चले तो हुकूमत की ये हिकमत अमली हम फेल किए देते हैं, हुकूमत की ये हिकमत अमली हम फेल किए देते हैं। और अब्बास भप्पी साहब, नहीं, अब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी किधर है? जनाब, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने महंगाई पे, गैस की लोड शेडिंग पे मुजाहरे किए हैं, किसान मार्च कर रही है, जो किसान पीटे गए कल देखिए, ये हमारा नहीं, इसका रिजल्ट ये है कि हम बेवकूफ नहीं है कि हम पार्लियामेंट पे लश्कर कशी कर दें। जो आइन हमें इजाजत देता है हम वो कर रहे हैं। ओके, और अब्बास भप्पी साहब, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि जी आप लोग जो ये फवाद चौधरी साहब ने जो एक बकौल शैला रज़ा साहब की, मैं नहीं कह रही कि फुलझड़ी छोड़ी है, फिर शहबाज गिल साहब ने एक फुलझड़ी छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि जो आपने महंगाई की, अभी 2 दिन पहले आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई, कल आपने पेट्रोलियम प्राइसेस एक दफ़ा पे, वैसे 148 क्या 150 कर देते, 2 रुपये की कहानी ख़त्म हो जाती। बिला वजह मुकमुका जो है वो कौन चेंज 2 रुपये देता है या कुछ होता है? और नवाज भप्पी साहब, बीबी, पहले मैं डील के ऊपर थोड़ा रोशनी डाल लूं। पाकिस्तान दुनिया की जो लिविंग हिस्ट्री है ना, उसमें दुनिया में जो लिविंग हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी जो प्रोपेगेंडा वॉर है वो नाज़ी जर्मन से लॉन्च की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब उनको लग रहा था कि वो जंग हार सकते हैं तो उस वक्त की गई थी। यकीन जानिए, जो प्रोपेगेंडा वॉर नून लीग ने स्टार्ट किया उसके सामने नाज़ी जर्मन का जो प्रोपेगेंडा वो भी ज़्यादा पड़ चुका है। आप ये देखिए, 2016 में एक शख्स अकामे पे झूठ बोल के यहां से नाअहल हो गया, 18 में उसने कतरी खत दिया और उसकी वजह से उसको सजा हो गई। उसके बाद आज से तकरीबन 2.5 साल पहले उसने फिर एक झूठ बोला और एक अपने आप को एम्बैरस किया, बल्कि अपनी पार्टी को एम्बैरस किया। एक मेडिकल रिपोर्ट्स में वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। आज से 1.5 महीने पहले उसके वहां पे जो वीजा एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई और ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उसने झूठ बोला था, उसने पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान से नून लीग की लीडरशिप उसको मिलने के लिए जाती है और वापसी यहाँ पे अयाज सादिक साहब लाहौर प्रोग्राम में कहते हैं कि हजूर मैं मियाँ साहब से मिल के आ गया हूँ और पाकिस्तानी सियासत का चेगुवारा जो है, सेल्फ प्रोक्लेम चेगुवारा साहब, वो इंशाल्लाह आने वाले हैं।
यहां से ये डील का आगाज होता है। यानी कि एक शख्स जिसका वीजा रिजेक्ट है, जिसका पासपोर्ट रिजेक्ट है, जिसने लामहला पाकिस्तान आना है, अब पाकिस्तान आने पर उसके उस बहाने को एक इस तरह करके एक लीडर बनाना, एक इनकलाबी लीडर बनाना कि शायद वो पाकिस्तान फतह करने आ रहा है, उसको डील का नाम देके एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही डेवलप कर सकती है। ये वो जमात है जो सबसे पहले अटैक करते हैं। लेट मी फिनिश। ये वो जमात है जो पहले अटैक करते हैं, फिर केओस क्रिएट करते हैं और फिर एंड पे सेटलमेंट कर देते हैं। आप ये जानिए, इस वक्त आप नून लीग की लीडरशिप किसी से पूछ लीजिए कि मियां साहब कब आ रहे हैं, हर बंदा अपनी तई एक स्टेटमेंट डिफरेंट देगा। वो कहेगा जी अपनी मर्जी से आएंगे, डॉक्टर की मर्जी से आएंगे, जब वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट तब आएंगे, लेकिन एंड पे सारे सारे एंड पे कहते हैं। साहब सिर्फ एक जुमला, जब आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है, वो जो कहते हैं ना कि और भी गमे ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो हुकूमत के लिए कहने का दिल चाहता है कि और भी गमे ज़माने में शरीफों के सिवा। मतलब आपके अपने इतने मसाइल हैं, गवर्न आप नहीं सही कर पा रहे, डिलीवर आप नहीं सही कर पा रहे, इस्लाहात आप नहीं कर सके, आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और माजरत के साथ आप लोगों को शरीफों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा, वैसे आपकी पूरी सियासत इसके गिर्द घूम रही है। रिस्पेक्ट योर ओपिनियन के शायद ओपिनियन है, ये ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है। मैं आपको कहूंगी बीबी आपको टॉक करना नहीं, it's not observation, it's just a disrespect, माजरत के साथ, it's just telling somebody कि जी किसी को टॉक शो नहीं करना था। आप तो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं ना, आप ये इंडिविजुअल और पर्सनल बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी हुकूमत की बात कर रही हूँ, आप इसको पर्सनल ना लें, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। आप let others make an opinion about it, मुझे उसका जवाब देने का मौका दिया जाए। अगर आपने पेट्रोल की बात की है, आपने शुरू में सवाल डील के पेट्रोल डाल दिया, मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आज मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग से पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल कीमत इस वक्त ब्रेंट क्रूड प्राइस की क्या है पड़ी, तो अता तारा साहब तो फौरन गूगल करके हर चीज का जवाब ढूंढ लेते हैं। $86.24 के ऊपर, आज से 1.5 महीना कितने पहले थी? $68 पे। अब पूरी अगर दुनिया में इस वक्त $18 ब्रेंट क्रूड की प्राइस बढ़ जाए पर टन, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इंटरनेशनल प्राइस को ट्रांसलेट करते हैं अवाम के लिए और अपनी जो लेवी है और जो सेल्स टैक्स है उसको नीचे लाएं। पाकिस्तान की तारीख में जो सेल्स टैक्स इस वक्त तेल के ऊपर है, इससे सस्ता नहीं हो सकता। 0.79% हम सेल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं। जो ओगरा ने हमें इस वक्त समरी और आप लेवी कितना ले रहे हैं सर? एक सेकंड सर, लेवी कितना ले रहे हैं? 10% है, 10% ऑफ द टोटल प्राइस। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पीडीएल इज 10%। मेरे से पूछ लें सर, लेवी कितना ले रहे हैं ये भी बताते चले। 10% नीचे आ गई। नहीं 10% नहीं है जी, ₹7 से भी नीचे आ चुकी है, ₹6 के करीब होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हमें फिर भी बढ़ाना पड़ा, हम लेवी और भी कम करेंगे। मैं सिर्फ एक फिगर दे दूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सर आपको लेवी ही कम करनी चाहिए थी। इससे जो हालात है, अभी आप मिनी बजट लेकर आए, बट एनीवे मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक से वापस आती हूँ। 20 रुपए तक लेके जाना था। अभी मेरा ख्याल है मेरे पास जो है 24 से 25, बट एनीवे लेट मी टेक अ ब्रेक। वापस आती हूँ, जरा शहबाज गिल साहब क्या कह रहे थे वो भी सुनवाते हैं। और एक IPOR का एक सर्वे भी आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, उसको भी हमसे आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना, जिसको शैला फैज़ल साहिबा कह रही थी कि फुलझड़ियाँ छोड़े, तो ऐसी ही फुलझड़ी एक शहबाज गिल साहब ने भी आज छोड़ी है। ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे थे शहबाज गिल साहब पे, ज़रा अता तारड़ साहब से इसका रिस्पॉन्स लेते हैं। अभी एक नई कोशिश की जा रही है। आपने मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदा होगा कभी, अब उसी तरह शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है। ये आप मैकडॉनल्ड या KFC पे शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको ये डील मिलेगी। हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे, ना छल्ली देंगे, आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं, तो ये डील नहीं मिलने वाली। मैं तो इनकी बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन अता तारड़ साहब आपसे चाहती हूँ कि आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। कौन सी डील आप लोग मांग रहे हैं? कौन सी चार की मुलाकातें हुई थी? मेरे भाई ऑन अब्बास बपी साहब ने हिटलर के दौर की बात की, तो प्रोपेगेंडा वहां से ओरिजिनेट किया था जब उनका जो वजीर था जोसेफ गोबेल्स को फादर ऑफ प्रोपेगेंडा कहते हैं, और वहां से प्रोपेगेंडा का आगाज हुआ था। तो प्रोपेगेंडा मेरे भाई ये होता है कि जब आप आवाम को कहें कि हम चाहते तो पेट्रोल की कीमत 20 रुपए और बढ़ा सकते थे, मगर हमने इतनी बढ़ाई है,
हम चाहते तो अद्वियात की कीमत को 500 गुना से ज्यादा भी बढ़ा सकते थे, मगर हमने आप पे कमाल मेहरबानी की है। तो लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट कर देना दो चीजों का, एक ये कि आज जितने इनके मसाइल हैं वो सारी पिछली हुकूमतों की वजह से हैं, क्योंकि 3.5 साल तो इस मुल्क में गूंगे बैरों का तसल्लुत रहा है, ऐसे लोगों का तसल्लुत रहा है जो कुछ कर नहीं सके, तो वो पिछली हुकूमतों को सारा दोष देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कहते हैं कि हम इससे भी ज्यादा आप पे मजालिम ढा सकते थे। देखिए, शहबाज गिल कोई सियासी आदमी नहीं है, गैर मुल्की एजेंडे पे आया है, आज आया है कल भाग जाएगा, एक तहजीब व तमद्दुन से हट के वो बात करता है। और पीटीआई के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है ऐसे अनइलेक्टेड और एक जो मिट्टी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा चले इस पाकिस्तान की धरती से, तो मैं नहीं समझता कि इसकी मैकडॉनल्ड्स और केएफसी और इस तरह की बकवासियात का मैं जवाब दूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा, इफ यू डोंट लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन शहबाज गिल, तो फवाद चौधरी साहब तो सियासी आदमी है ना। अच्छा तारर साहब, फवाद चौधरी साहब तो सियासी आदमी है ना, उनकी बात का रिस्पॉन्ड कर दे। वो कह रहे 4 लोग गए बात करने के लिए और कहा है कि जी हमें कंसीडर करें, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया मुल्क को। वो 4 लोग कौन थे सर, किससे मुलाकात हुई है? बात यह है कि मैं ओपन आज टेलीविजन पे नादिया मिर्जा साहिबा को गवाह बना के ये कहता हूं कि फवाद चौधरी साहब उस शख्स का नाम बता दें जिसके पास ये 4 गए हैं, बता देना कि किसके पास गए हैं। बिल्कुल झूठ है, बोहतान है। इन अफवाहों को सबसे ज्यादा फरोग किसने दिया? नादिया साहिबा, सबसे ज्यादा फरोग इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने काबीना में बैठ के कहा कि नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो रहे हैं, नून लीग की डील हो रही है। और तीसरी बात जो ऑन कैमरा कही कि शहबाज शरीफ साहब अपनी जॉब एप्लीकेशन देते हैं, तकरीर नहीं करते। हमने तो चले कोई डायरेक्ट बात की नहीं थी। अयाज सादिक साहब ने तो इतना ही कहा था ना कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, वो उनका राइट है, जब मर्जी वापस आए। मगर ये डील की बातों को सबसे ज्यादा जो फैलाया है और जो सबसे ज्यादा किए वो इमरान खान साहब ने किए, और उसकी वजह है जब आपकी परफॉर्मेंस कोई ना हो। ठीक है, आप कहते हैं कि इनमें कोई हकीकत नहीं है। मैं कर दूं, आपने कोई डिलीवर ना किया हो। नहीं, हकीकत होगी भी तो आपने तो नहीं बताना ना नेशनल टीवी पे बैठ के। अगर हकीकत होती तो मैं आपको बता देता, मुझे क्या आ रहा है इसमें मानने में। बात यह है कि ये 3 साल डिलीवर नहीं कर सके, मईशत को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया, और अब ये इनसिक्योर हैं। इनको पता है कि ये सारे बाई इलेक्शन हार गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज हार गए हैं, और इनको डर है। मैं सर्वे शेयर करूंगी तारर साहब, ठीक है, मैं सर्वे शेयर करूंगी, लेकिन जरा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शैला रजा साहिबा, अब मसला ये है कि हुकूमत जो सारी तारीफें आपने भी की, तारर साहब ने भी की, तो अब इसका हल क्या है? आप लोग ये, जब मैं शुरू में कह रही थी ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है, ये हुकूमत कल जा रही है, अब जा रही है, 1.5 साल पौने 2 साल हो गया आप लोग पीडीएम को शुरू किए हुए, फिर आप लोग निकल गए, सुना है दोबारा राब्ते बहाल हो गए जरदारी साहब से, मौलाना साहब के। इस हुकूमत को घर भेजना है, नहीं भेजना है? भेजना है तो क्या तरीक़ेकार होगा? और अगर आप समझते हैं कि आप लोग नहीं भेज सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ट्रक की बत्तियां बुझा दें। अच्छा देखिए, बात यह है कि ट्रक की बत्ती के पीछे तो हुकूमत लगा रही है। जब आपसे मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो सानिया मरी की रिपोर्ट्स की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गाड़ियां वहां मौजूद थी और उनको सही ऑपरेट करने वाले लोग नहीं थे। ऑपरेट करने वाले लोगों के सोशल मीडिया पे बयान चल रहे हैं कि गाड़ियां ठीक नहीं थी। ठीक है, लोग जो हैं उनको ये इंटरेस्ट नहीं है। आपने अदालत से कहा कि नवाज शरीफ साहब था उमर नायक, आपने खुद ही उन्हें बाहर भेजा, आपने उनकी तबीयत खराबी को कहा कि हैं, आप ही के डॉक्टर्स बाहर आके बता रहे थे, आपके शौकत खानम के, आपकी। अब अवाम जो है ना, उनका मसला इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी नहीं है। अवाम का मसला ये है कि ये जो 10 फीट बर्फ गिरा चुका था किसी हाउस में शहबाज गिल, वो लोगों को ये नहीं बता रहा कि भाई रात को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी है, इससे तुम्हारे ऊपर एक और मुसीबत आ गई है, हम जो है वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें सर्व कर सकें। ये ढिठाई की जा रही है कि हमने तुम्हारे ऊपर 250 जो है वो नए बिलियन के टैक्सेस लगा दिए। ये कहा जा रहा है सिर्फ 2 ही के तो लगाए। भाई आप किस मुंह से जो है वो अपोजिशन पे बात कर रहे हैं? आप ये कहें कि ये तो थे ही खराब, लेकिन देखो हमने पार्टी फंडिंग केस 7 साल चलाया और अभी उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं।
आप बात करें उस पे कि आपकी सारी चीजें कहाँ की हैं, क्यों स्क्रूटनी कमेटी की एक्सेस बहुत सारी जगह पे नहीं थी। आप बात करें कि ये जो डील है जो हमने दी अपने गंदम चोर को और चीनी चोर को, उसको हमने 3 अरब से ज्यादा की सब्सिडियां दी हैं। हम अच्छा। तो यहाँ डीले दे रहे हैं लोगों को, आप अवाम के ऊपर इतना कर रहे हैं। आप कहो कि वो जो 100 अरब आने थे और 200 अरब आने थे, हमने तो पूरा का पूरा जो स्टेट बैंक है वो IMF के मुंह पे दे मारा। बात तो ये करनी है आपको नून लीग अगर प्लेट में रख के मुंह पे कैसे मारेंगे, प्लेट में रख के देंगे, IMF प्लेट में रख के दे दिया। तो आप अपनी कोताहियों पे बात करें कि हमने ऑपोजिशन के एक एक आदमी को पकड़ा, हमने अपनी बहन को तो बाहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ऑपोजिशन की अच्छा चले बहन को हमने एक मिनट ईद की रात को घसीट के पता नहीं कौन से कानून से हम नैप के हॉस्पिटल से ले गए, निकाला क्या? आप करते रहते टीटियां पापड़ शापड़, भाई इनको आप अदालत में प्रूव करें तो बात है, वरना तो ये प्रोपेगेंडा आप खत्म अच्छा करें। ये तो आपने तमाम वो चीजें छोड़ दी और दे दी ऑन अब्बास भप्पी के लिए, यानी हुकूमती नुमाइंदे के लिए कि वो इस पर रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मेरा जो सवाल था वो वहीं के वहीं रखा है। ये सब कुछ हो रही है, ये सारे जुल्म ढा रहे हैं ऑपोजिशन के। मैं सिर्फ सुनना ये चाहती हूँ कि 1.5-2 साल हो गए हम सुन रहे हैं, हुकूमत जा रही है, बस सुबह गई और शाम गई और आर हुआ और या पार हुआ और हम आ रहे हैं। वो हम कौन है जो आ रहे हैं और हुकूमत कब जा रही है? आपको इसको घर भेजना है या नहीं भेजना है? मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, ऑपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ नजरियाती पार्टीज पर मुश्तमिल है। जैसे हुकूमत में लोग जो है ना, वो कोई नफीस है, कोई कातिल है, कोई बड़ा डाकू है, लेकिन उन पे कोई है जो उनके बंदों को मजबूर करता है वो कहें कि हम आए नहीं लाए गए जैसे लाते थे। तो यकीनन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में भी हम देख रहे हैं कि ढील किसी जगह ऑपोजिशन ने अपने मूवमेंट में दिखाई। कौन सी पार्टी ने दिखाई मैं इस पे नहीं बात करूंगी, लेकिन हमने अपना एज पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा किया है। अब यकीनन के जब हुकूमत ये तो आप बात करेंगी ना, जब आप हुकूमत पे बात कर सकती हैं तो आप अपोजिशन पार्टी का भी नाम लें, उसको भी बताएं कि किसने डील दिखाई और किसने डील की कोशिश की। सबको पता है कि किसने जो है ना ढीलापन किया, मुझे नहीं पता, मूवमेंट चल रही थी, मुझे नहीं पता, ठीक है सब मुझे नहीं पता है कि मुझे नहीं पता, सबको पता है कि इस्तीफे इशू बनाए गए और आज तक इस्तीफे खुद नहीं दिए गए। तो बात लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए कहा सबको PMLN का नाम ले लेना, PMLN का नाम ले लेना। मैं दोनों का नाम ले रही हूँ ना, PMLN हो JUI हो, इन्होंने जो किया वो सबको मालूम है और सबको मालूम है कि हमारी बात सही हुई। अभी भी हम अपने मौकिफ के साथ खड़े हैं। असल बात है वो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज एक पेज पे हों। असल बात यह है कि हुकूमत के पास तो सब एक पेज पे हैं। डिलीवर क्या किया? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती कि डिलीवर कुछ भी नहीं हो पा रहा है? हम तो कह रहे हैं ना कि हम नाकाम इसलिए हो गए कि हम मुख्तलिफ पार्टीज हैं। नजरियाती अपनी जगह हो, लेकिन अगर अवामी इशू की बात है, महंगाई की है, डिलीवर ना करने की बात है, गवर्नेंस ना करने की बात है, तो फिर तो अवामी इश्यूज पे हमारी किसान रैली भी आ रही है, हमारी मार्च भी आ रही है। यही मार्च हो सकती है से ना जोड़ा जाता। इसका अब्बास भप्पी साहब प्लीज इसको रिस्पॉन्ड कर दें, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जी बहुत जज्बात में थी, लेकिन मैं थोड़ा याद करा दूं, ये बार बार जो परफॉर्मेंस पे हमें शर्म दिला रही है। अभी आप अपने मोबाइल पे लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द सिंध गवर्नमेंट इन द लास्ट 1 ईयर, तो 3 चीजें टॉप पे आएंगी। नंबर 1, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद किए गए हैं पूरे पाकिस्तान में, 5158 स्कूल सिंध की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को बंद किए हैं। किस जमाने के थे? किस जमाने के थे? होस्ट स्कूल थे। किस जमाने के थे? किस जमाने के थे? मुशर्रफ के जमाने के थे। 13 साल बाद बंद किया आपने, 14 साल बाद। जी इसलिए बंद किए कि उनके टीचर नहीं थे और हमने हर जगह उनके टीचर भी ढूंढे और आपने टीचर्स को देखा होगा कि वो मुजाहरे करते थे क्योंकि उनमें से अच्छा शैला साहबा उनकी बात सुन ले। शैला साहबा उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपकी तरफ ही आऊंगी। जी बस एक बात और उनसे कह दें कि हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत क्या थी? हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत क्या थी इंटरनेशनल मार्केट में? जी भप्पी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कर लूं, वरना आप ही बोल रहे टॉक शो तो आप ही के लिए सारा तैयार किया उन्होंने। मेरे 5138 स्कूल टोटल बंद किए हैं, उसमें से 1400 स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते थे।
यानी कि अगर पिछले 10 साल में सिंध गवर्नमेंट ने 2 खरब रुपया एजुकेशन पे खर्च किया है तो 1450 स्कूल बने नहीं है, किताबों में है पड़े, तनख्वाहें जा रही हैं टीचर्स की, बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चे को किताबें जा रही हैं, स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते। 5178 स्कूल सिंध गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को बंद किए। अगर आप सिर्फ रेबीज के केस देख ले, रेबीज जिसको कुत्ते काटे कहते होते हैं, पूरे पाकिस्तान में 3 लाख केस रिपोर्ट हुए, 2 लाख सिंध गवर्नमेंट के रिपोर्ट हुए हैं। तीसरी चीज, ये वाहिद गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसमें 15 अरब की गंदम गायब हो गई, तो पूछा गया तो कहा एक चूहे खा के चले गए। अगर ये परफॉर्मेंस की बात करते, मैंने तीनों फिगर्स दिए हैं, तीनों को डिलायर और रेफ्यूट करके दिखा दें। अब मैं जाता हूं, तारड़ साहब ने जो बात कही मैं उसकी थोड़ा रिमाइंड करा दूं। आपने शहबाज गिल की स्टेटमेंट दी है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं। 1985 से सियासत नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की सियासत को उठा के देख लें, ये पहली दफा ऐसा हुआ है परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट को निकालने के बाद कि इतने लंबे अरसे के लिए ये सियासत से बाहर होने जा रहे हैं। कोई मछली पानी के बगैर शायद इतना अरसा रह ले, ये बगैर सियासत हुकूमत के नहीं रह सकते। इनकी पार्टी में 2 कैंप्स बन चुके हैं। एक कैंप है जो नवाज शरीफ के साथ है, शायद खकान अब्बासी या जो भी यहाँ पे इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब। दूसरा ग्रुप है साद रफीक और ख्वाजा, जो बाकी जो इनके बिरादरान है, और राना तनवीर साहबान। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर नवाज शरीफ की जो एक स्नॉबिश अप्रोच है अगर ऐसे रह गई तो 23 में हम हुकूमत नहीं मिल सकती। वो शहबाज शरीफ को प्रमोट कर रहे हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाए और शहबाज शरीफ आ गए, और अगर शहबाज शरीफ ने इस ग्रुप की बात ना मानी तो उस सूरत में ये ग्रुप शहबाज शरीफ को रिवॉल्ट कर जाएगा और एक थर्ड पार्टी आएगा जिसकी तरफ शहबाज गिल ने इशारा किया है। जो पार्टी अपनी असास को बरकरार नहीं रख पा रही एक हुकूमत के इक्तदार के लिए, वो बैठ के नैरेटिव्स की या नजरिए की बात करे, दैट इज बिट डिफरेंट एंड वियर्ड। आई होप कि तारड़ साहब इसमें कमेंट करना चाहेंगे। जी हम अगर बिल्कुल यही बात होती, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक लेती हूँ। एक बात सुन ले, मैं एक बात सुन ले फिर ब्रेक ले लीजिएगा। अगर ये बात होती है अपने सूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना होता तो मैं आपको हल्फन कहता हूं कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत ना आती। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ये जो बात हो रही है कि जी माइनस शरीफ या चारों के माइनस होंगे और पीएमएलएन कहती है कि पीटीआई का सफाया हो जाएगा अगले इलेक्शन में, पीटीआई कहती है कि पीएमएलएन का हो जाएगा। इसी तरह से बात पीपल्स पार्टी भी करती है, लेकिन अवाम क्या कहती है? इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च का एक सर्वे आया है, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। उस सर्वे के मुताबिक कौन सी इस वक्त पोलिटिकल पार्टी कहाँ स्टैंड करती है और अवाम में उसकी क्या एक पसंद नापसंद है, उसके हवाले से आया है, वो ब्रेक के बाद शेयर करती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक तो सियासी पार्टीज़ आपस में कहती रहती है ना कि उसका वोट बैंक खत्म हो गया, उसका वोट बैंक खत्म हो गया, अगले इलेक्शन में उसका सफाया हो जाएगा, हम आ जाएंगे। लेकिन अवाम भी कोई चीज़ होती है और वो अवाम क्या कहती है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने एक हालिया सर्वे करवाया। उस सर्वे के मुताबिक जो सवाल था असल में वो ये था कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की सूरत में वोटर्स की पहली पसंद कौन सी जमात होगी। अगर इलेक्शन वक्त से पहले हो जाते हैं इंतखाबात की सूरत में नून लीग और पीटीआई में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 29% पाकिस्तानियों ने वक्त से पहले इंतखाबात की सूरत में नून लीग को 28%, 29% ने कहा कि नून लीग और 28% ने कहा कि पीटीआई उनकी पहली चॉइस होगी, यानी फर्स्ट चॉइस होगी। 15% पाकिस्तानियों ने पीपल्स पार्टी के हक में वोट दिया। सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए पंजाब में 46% नून लीग, सिंध में 44% ने पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में 44% ने पीटीआई, बलूचिस्तान में 20% ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देने की बात की। 2018 के मुकाबले में पीटीआई की मकबूलियत में 4% कमी देखी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत में 5% का इजाफा कर चुकी है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में 2018 के मुकाबले में 2% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी खबर है कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए। जी अता तारड़ साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा तो इस पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा इस सर्वे पर। और एक डमी और एक बेवकूफ शख्स को 12 करोड़ की आबादी के सूबे में वजीर लगा दिया, जिसको अपनी होश नहीं है, जिसकी कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, जिसको नहीं पता कि ये डेंगी काटता है या कोरोना काटता है, वो पूछता फिरता है कि ये कोरोना कैसे काटता है, जिसको कोई होश नहीं है कि मरी में लोग मर रहे थे, वो रात को सो रहा था। मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर था आप ओन अब्बास बप्पी को, जो बाहर से तालीम याफ्ता शख्स है, इसको सूबाई सीट लड़ाते, इसको वजीर आला बना देते जनूबी पंजाब से। क्या कमी थी इनमें? आपने एक डफर आदमी को बिठा दिया है
जिसने पूरा सूबा तबाह कर दिया है। मेरे लाहौर शहर में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सेहत, तालीम, हर चीज तबाह हो गई है क्योंकि उसका नाम एन से उस्मान है। और ये आपको पंजाब में, आपको सर्वे में भी फर्क नजर आया है। एन से उस्मान से क्या मुराद है आपकी? वो लकी समझते हैं, उर्दू वाला एन है ना? जी, उर्दू वाला एन है। उनको लकी बताया गया कि ये एन से उस्मान लकी है, ये रहेगा तो आप रहेंगे। और वो सुपरस्टिशियस आदमी, वो मानते होंगे इन चीजों को। अरे तो एन से तो ऑन अब्बास भी हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, इनको लगा देते इसीलिए कह रहे थे आप उनको। शख्स हैं, मैं इसीलिए कह रहा था एन से ऑन अब्बास भी है, और इसमें 2 एन है, ऑन भी और अब्बास भी है, तो इनको लगा देते। कम से कम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, कोई स्किल थी, कोई टैलेंट था, कोई पढ़े लिखे थे, कोई पता था चीजों का, जनूबी पंजाब से ताल्लुक था। इस शख्स को जो बिठाया है, मैं आपको क्लियर बता दूं, लाहौर के बाई इलेक्शन में ये लड़ नहीं सके, भाग गए। कराची में ये 6ठे नंबर पे आए हैं टीआरपी से नीचे। कराची की सीट इनकी अपनी छोड़ी हुई सीट है। मैं खानेवाल के बाई इलेक्शन में मौजूद था बताते खुद, वहां पे जो इनके साथ हशर हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो जमात गवर्नमेंट से बाहर जाती है ना और केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, तो उसको वो थाना कचहरी और डेवलपमेंट का वोट नहीं डलता, इनकी जमानतें जब्त होंगी। मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इनको तमाम शहरों ने रिजेक्ट कर दिया है, लोकल बॉडीज ने रिजेक्ट कर दिया है, इनकी परफॉर्मेंस जीरो है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और ये जो डीलों की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इनसिक्योर हैं। और अगर हमने कॉम्प्रोमाइज करना होता, और अगर हमने इन्हीं मामलात पे, असूलों पे कोई अपना कॉम्प्रोमाइज करना होता, तो 2018 में इनकी हुकूमत किसी सूरत ना आती। चले शैला रज़ा साहिबा, आपने कहा कि हर तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, वो नज़रियाती पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने नज़रिए हैं, वो एक पेज पे इस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल वो एक मकसद के लिए तो जद्दोजहद मिलकर कर सकती हैं। फिर आपने उनकी बेवफाई का जिक्र किया कि JUIF की भी और उसके साथ PMLN की भी, जो कुछ हुआ कि जिस तरह से आपके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन जब राब्ते बहाल हुए जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी की बेवफाई का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से शिकवा है कि वो बेवफाई कर जाती है। तो दोनों तरफ एक ही जैसे शिकवे हैं। देखिए, बात यह है कि हम अपने ही मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं ना, और हम दोबारा सबसे इसीलिए राब्ता कर रहे हैं कि जी हमारे मौक़िफ़ को आप तस्लीम कर चुके हैं, आप बाय इलेक्शंस लड़ रहे हैं, आप इस्तीफे नहीं दे रहे। तो हमने तो बेवफाई नहीं की, हमारी एक तजवीज़ थी जो समझ नहीं आई, अब आ रही है तो आ जाए, वरना हम अपने लाहे अमल का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी बात जो है, मैं ओन अब्बास साहब से कहूँगी कि ओन अब्बास साहब, हमने पहले ही हुकूमत में उन टीचर्स को तलाश किया जिनके नाम है और वो स्कूल नहीं जाते, उनकी तनख्वाहें रुकी, उन्होंने मुजाहरे किए। जो उनमें से सही टीचर्स थे उनको हमने जो चलते हुए स्कूल थे उनमें डाला। ये वो स्कूल थे जो मुशर्रफ ने अपने बल्दियाती निज़ाम में पैसे दिए थे लोगों को, और उनके ऑडिट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, और एक एक गली में एक एक साथ 7-7 स्कूल 2-2 कमरे के भी थे, और उनमें कभी टीचर्स नहीं थे, उनमें कभी बच्चे नहीं थे, तो उनकी तनख्वाहें नहीं होती। अगर आप किसी जगह पे हो तो आपको मालूम होता है कि 13.5 साल बाद जाके आप मुशर्रफ दौर के स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। 13.5 साल से बंद हो चुके हैं ये बिल्डिंग्स, उनको डिक्लेयर किया गया हुकूमत करने के बाकायदा। जी, इनमें बहुत पहले बंद हो चुके हैं, उनको डिक्लेयर किया गया है कि ये बिल्डिंग अब स्कूल के लिए नहीं है। अगर हम अब बंद करते तो टीचर सड़कों पे होते कि हम कहाँ जाएं। हमने टीचर्स जो उनके नाम पे थे ही नहीं, उधर कोई बच्चा था ही नहीं, घोस्ट स्कूल उसे कहते हैं, जो एक इमारत 2 कमरे की 1 कमरे की खड़ी हुई है, ना वहां कभी बच्चा था, ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर था। हमने उनको अच्छा चले स्कूल की जो डिक्लेरेशन मैं वापस इस पे तमाम सवालों के जवाब देने के पाबंद होंगे ओन अब्बास बप्पी साहब, लेकिन पहले ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ओन अब्बास बप्पी साहब, जब आप शैला रज़ा साहिबा के सवालों के जवाब दे दें तो इस सर्वे पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आप कहते हैं नून लीग का सफाया हो गया, यहाँ नून लीग की मकबूलियत में 5% इजाफा शो किया जा रहा है। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब, पहले सर्वे पे आप अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे या शैला रज़ा साहिबा को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, जब आप शैला बीबी को प्रोग्राम में बुलाया करें ना तो 1-to-1 किया करें, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो बोल रहे तो किसी के पास मौका तो बचता ही कोई नहीं, बाकी तो सारे वेले बैठे रहे। मैं तकरीबन सो गया था जब वो अब नहीं बोलेंगी, अब नहीं बोलेंगी, आप बात पूरी करें।
ऐसे टाइम खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाद तो यकीनन प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। बट द पॉइंट रिमेन, जिस सर्वे में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2% ज्यादा वोट मिल रहे हैं, आप खुद समझाएं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। हैविंग सेड दैट, बीबी याद रखिए, जब किसी गवर्नमेंट का आखिरी लेग ऑफ द ईयर होता है, और ये दुनिया के यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हूं, ये कोई सियासत की बात नहीं कर रहा। आप पीपल्स पार्टी का 2012-13 का टेन्योर उठा के देख लें, आप नून लीग का 17-18 का टेन्योर उठा के देख लें, या हमारा ये 22-23 देख लीजिएगा, जब गवर्नमेंट का आखिरी लेग आता है उस वक्त यकीनन लोगों की थोड़ी बहुत ही नाराजगियां होती हैं। हैविंग सेड दैट, अगर हमारा सिर्फ 1% इसी सर्वे का अगर मान लिया जाए 1% अगर कहीं पे वोट बैंक कम हो रहा है, तो यकीनन आखिरी साल में ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये महंगाई का इशू जो कि ग्लोबल फिनोमेना है, हम इसको कवर अप कर जाते हैं मार्च अप्रैल में, जो हमारी प्रेडिक्शन है, यकीनन ऐसे कई और सर्वेज आएंगे जो हमारी फेवर में आएंगे। आप कश्मीर का सर्वे उठा के देख लीजिए, आप गिलगित बल्तिस्तान का सर्वे, उसमें शायद हम प्रेडिक्शन में नहीं आ रहे थे, खासतौर पे कश्मीर में तो कई प्रेडिक्शन में नहीं आ रहे थे, हमारा कंपेटिटिव ऐसा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट किया और किसी भी जमात ने उन इलेक्शन के ऊपर ये नतीजे पर हाथ नहीं खड़ा किया। ठीक है, मेरा वैसे कंसर्न ये नहीं था कि आप हार रहे हैं या आपकी मकबूलियत में कमी हो रही है, क्योंकि हर हुकूमत की, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर हुकूमत की मकबूलियत में जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है एंड ऑफ द टेन्योर, उनकी मकबूलियत में कंपैरेटिवली कमी होती है। मेरा कंसर्न ज्यादा ये था कि जिस PMLN की आप बात करते हैं कि वो सफ़े हस्ती से मिटने जा रही है, उसकी मकबूलियत में 5% इजाफा शो कर रहा है ये सर्वे। एक पॉइंट मैं क्लियर करूं, सफा हस्ती से कोई किसी को नहीं मिटा सकता, ना हम तेरे अपना नून लीग को हटा सकते हैं, ना कोई हमें हटा सकता है। ये पॉलिटिकल जमातें हैं, ग्रास रूट इनका वोटर है, इनका अपना एक फैन क्लब है, लोग वोट देते हैं एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू इट। इसमें मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सफा हस्ती, मैं ये कहा कि नून लीग के रैंक्स एंड फाइल्स में एक बहुत बड़ी तफरीक आ रही है, जो लीडरशिप एक क्राइसिस आ रहा है। और जैसे मेरे भाई ने कहा ना, मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं यकीन जानी यही बात मैं अताउल्लाह तारड़ के लिए भी कहूंगा, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर को ऐसी मौरूसी जमातों में भी नहीं होना चाहिए। एंड आई विश के वन डे पंजाब का सदर अता बन के आएंगे जो अपनी पार्टी को लीड करेंगे। वो कौन सी जमातें हैं जिसमें पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा, फिर मरियम, फिर सफदर, फिर पता नहीं आगे कौन कौन, मुझे तो औलादों के नाम भी याद है। और जब कभी वो बोलना शुरू करते हैं, इन लोगों के सांस रुक जाते हैं। इस तरह तो बड़ी बड़ी बादशाहों की, वो जो ना, वो हुक्मरानों की इस तरह की बात सुनी जाती थी जैसे ये लोग बैठ के इनकी औलादों की बात सुनते हैं। जिस दिन अताउल्लाह तारड़ जैसा वर्कर बैठ के आवाज बुलंद करेगा कि नवाज शरीफ, मैं तुम्हें तो लीडर मानता हूं, तुम्हारी बेटी को नहीं मानता, मैं मानूंगा कि नून लीग एक जमात बन चुकी है। अभी नून लीग जमात नहीं, एक मौरूसियत है। सो ऐसी पॉलिटिकल जमात से अताउल्लाह तारड़ जैसे वर्कर को निकल के भी बाहर आना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने हक अदा कर दिया उस तमाम तारीफों का और क्रेडिट का जो अता तारड़ साहब ने अभी आपको दी थी, आपने उनको प्लेट में रख के वापस कर दी। ये बात भी बिल्कुल आपने दुरुस्त की है कि या आपके साथ उन्होंने भलाई की है या बुराई की है, पता नहीं इसका आपकी पार्टी किस तरह से रिएक्ट करे इस बात पे। देखिए मौरूसी जो सियासत है ना, देखिए लीडरान के बच्चे जेल क्यों जाते हैं, उनको माओ के जनाजों पे जाने से क्यों रोका जाता है, उनको काल कोठरियों में क्यों डाला जाता है, सजाए मौत की चक्कियों में क्यों डाला जाता है। ये मौरूसी सियासत उस चीज का रिएक्शन है। आप जितना जिसको सप्रेस करेंगे वो उतना ही उभर के बाहर आएंगे। आपने देखिए ना 99 में कूक किया, उसके बाद दोबारा घर भेज दिया। तो ये जितना आप फैमिलीज को दबाएंगे, ये मौरूसियत उसका जवाब है कि आप एक बाप को कत्ल करेंगे। नवाज शरीफ साहब तो जेल में नहीं है, नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हैं, वो तो जेल से निकल के, नवाज शरीफ साहब के लिए तो मशहूर है कि वो जेल जाने वाला मटेरियल नहीं है, वो नहीं जाना पसंद करते जेल, वो डील करके बाहर चले जाते हैं। उन्होंने बड़ी सख्त जेल काटी है, तो भेजा भी तो इमरान खान ने है ना, और इसके वज़रा ने भेजा है। तो ये तहकीकात कर लें कि इसके सफों में कौन कौन लोग शामिल थे बाहर भेजने वालों। मुशर्रफ दौर में भी किसी ने भेजा था, उस वक्त तो इमरान खान नहीं थे, मुशर्रफ दौर में भी डील करके गए थे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा किया था। मौत से बेहतर है कि आप मैदान में रह के लड़े, डील कर लो। समझता हूँ नहीं, डील की बात नहीं है। पूरी दुनिया में सियासी लीडरान बार गरीबुल वतनी में, जिला वतनी में रह के, नहीं जिला वतनियों में रहते हैं, गरीबुल वतनी में रह के वो जद्दोजहद चलाते हैं। डील करके कौन जाता है? पीपल्स बीबी को पता था कि वो उनकी जान को खतरा है, मगर वो वतन वापस आई नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसी डील करके वतन छोड़ के नहीं चली गई। वो तो हमें भी वापस लेके आई, वो जब बाहर थी और वो जब वापस आई और वो NRO हुआ, तो हम तो शुक्रगुजार हैं। हमारी भी वापसी का रास्ता उन्होंने हमवार किया, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो बड़ी जहांदीदा लीडर थी। बट मेरा अच्छा ठीक है, ऑन साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स लूंगी शायद। जी ऑन साहब, जो जलावतनी में लीडर जाया करते हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला था, ये वो लोग थे जिनको जबरदस्ती भेजा जाता है,
जो शख्स यहाँ से पाकिस्तान में पिछले 21 साल एग्जाइल और सेल्फ एग्जाइल, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, सेल्फ एग्जाइल कोई नहीं है जी। आप हाईजैकर बना दें वजीर आजम को, उसको सजाए मौत दे दें। आपने किस बात की सजाए मौत दी नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ हाईजैकर था, हाईजैकर की सजा मुशर्रफ को मिलनी चाहिए थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर को मिलनी चाहिए थी। नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था और वो कोई डील नहीं थी। मैं समझता हूं अगर जबरदस्ती बाहर भेजा, बहुत अच्छा किया बाहर भेजा। आप बात तो सुन, 2 मिनट नहीं भेजा किसी ने नहीं, डील करके गए थे। नहीं देखिए, ये कोई डील नहीं होती। क्या आपको झूठा हाईजैकर बना दिया जाए? नहीं डील थी सर, डाल दिया जाए, वो बाहर गए, बिल्कुल ठीक किया बाहर जाके उन्होंने। शरफ को हमारी बारी बता दे, हमने क्या किया था? आपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स बना के और यहाँ से दौड़ के गया और यकीन जानी नादे बीबी, आप अभी यास्मीन राशिद साहिबा को लाइन पे लें, अभी यास्मीन राशिद को बुलाएं, उनसे पूछिए कि मियां साहब बीमार थे कि नहीं थे। मैं की बात बताऊं नादी बीबी, वो तो उनकी अपनी पार्टी के बंदों ने कहा था कि वो बीमार थे। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था, फैसल सुल्तान साहब ने कहा था, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी एक तवील बहस थी, लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी भी हुई और क्लैरिटी ये हुई कि अवाम अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे। फिलहाल ये हुकूमत को गिराने का ऑपोजिशन में अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है तरीक़ेकार को लेकर। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।